हेलो बीएससी के कमांडोज। इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और ये बिल्कुल एक नया लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बैक्टीरियोलॉजी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, जीवाणु विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन स्टार्टिंग करेंगे जीवाणु विज्ञान को। किसको? जीवाणु विज्ञान को। माइक्रोबायोलॉजी की शाखा बेटा जीवाणु विज्ञान, ठीक है ना। क्या है? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान, ठीक है बेटा। जीवाणु विज्ञान क्या है बेटा? माइक्रोबायोलॉजी की शाखा है। क्या है? जीवाणु विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी की शाखा है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनकी स्टडी की जाती है। तो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है कौन? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी की शाखा है। इस माइक्रोबायोलॉजी की जो शाखा है बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंतर्गत अपन बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। तो बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरिया की संरचना, ठीक है बेटा, उसके पोषण, उसके संगठन, उसके जनक, उसके जनन, उसकी रोग जनकता, उसकी रोग जनकता कि किस प्रकार से वो रोग पैदा करता है या कौन कौन से रोग पैदा करता है बैक्टीरिया, उसकी रोग जनकता। और इसी के साथ साथ बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वे शाखा है जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया की संरचना, उसके संगठन, उसकी पोषण की विधि, उसके अंदर जनन, उसकी रोग जनकता तथा उसके आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, अगर मैं बात करूं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो वो होगा जिसने बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा था या बैक्टीरिया की खोज की थी। कौन है बेटा? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वही है जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? किस वैज्ञानिक ने देखा था बेटा? हॉलैंड निवासी नहीं था? हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन, बिल्कुल सही जवाब बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कहाँ का निवासी था बेटा? कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का निवासी था बेटा, हॉलैंड का निवासी था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया अपन ने कि 500 से ज़्यादा इसने लेंस बनाए थे, सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए थे और उन्हीं का प्रयोग करते हुए इसने सूक्ष्म जीवों को देखा था, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को देखा था। तो उन्हीं में से बैक्टीरिया को भी इन्होंने देखा था, सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्होंने देखा था, इसलिए इनको माना जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी माना जाता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये हो गया बेटा बैक्टीरियोलॉजी के संदर्भ में कुछ बातें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन बैक्टीरिया के बारे में, आ जाते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है बेटा। ये बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। विषाणु क्या होता है बेटा? वायरस होता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वायरस। विषाणु बोलते हैं ना हिंदी में वायरस को, ठीक है ना, ठीक है। तो बैक्टीरिया की स्टडी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। किसकी स्टडी करने वाले? बैक्टीरिया की। बेटा ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और सभी प्रकार के आवासों में देखने को मिलता है, सभी प्रकार के आवासों में पाया जाता है। इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो वो क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, किसने की थी बेटा? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अगर अपन बात करें
अपन को पता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। तभी तो इसे क्या कहा गया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने कब की थी? 1676 में, है ना, 1676 के अंदर, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होता है वो बड़े आकार का होता है, माइकोप्लाज्मा से भी बड़ा होता है, इसलिए इसे आसानी से कौन से लेंस से देख लिया गया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ये ल्यूवेनहोक ने ही बनाया था माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस बैक्टीरिया को 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देख लिया था। लेकिन किस में देखा था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने दांतों के मेल में देखा था, दांतों के मेल में, ठीक है बेटा। कहाँ पर देखा था? दांतों के मेल में। जो हमारे जो टीथ होते हैं उनको ऊपर मेल की एक परत छाई रहती है, गंदगी की जो परत छाई रहती है, उसको वहाँ से खुरच के उस मेल को निकाल करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसको देखा था? बैक्टीरिया को। किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने। इसके अलावा ठहरे हुए जल की बूंद में, कई दिनों से ठहरा हुआ जो रुका हुआ पानी था उसकी बूंद में, तो ठहरे हुए जल की बूंद में, किसी पोखर का जो जल था वो ठहरा हुआ पानी था, उसकी बूंद के अंदर भी किसे देखा बेटा? किसे देखा? बैक्टीरिया को देखा। इसके अलावा लार के अंदर भी, जो लार होती है उसके अंदर भी किसे देखा गया? बैक्टीरिया को देखा गया। इन दांतों के मेल में, ठहरे हुए जल की बूंद में और लार के अंदर बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या किया गया? देखा गया। अब जब बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा तो उसे एक नाम दिया था बेटा। उसे क्या नाम दिया था? एक नाम दिया था। और क्या नाम दिया था? एनिमल कुले कहा था। क्या कहा था बेटा? एनिमल कुले, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? एनिमल कुले। किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था बेटा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया को देखा और उसे नाम दिया एनिमल कुले। हिंदी में बोलते हैं इसको जंतुक नाम दिया, ठीक है बेटा। क्या नाम दिया? जंतुक नाम दिया, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन हो जाएगा बेटा? ल्यूवेनहोक हो जाएगा, और उसने इस बैक्टीरिया को एनिमल कुले नाम दिया था। अब जो नाम अपन अभी पढ़ते हैं बैक्टीरिया, ये नाम किसने दिया था बेटा? जो अभी अपन जो नाम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया अपन पढ़ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया जो नाम है वो किसने दिया था? तो बेटा एक वैज्ञानिक आता है एहरनबर्ग। क्या आता है बेटा? एहरनबर्ग। तो एहरनबर्ग ने 1829 में, ठीक है, 1829 में, 1829 में बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक है ना। क्या नाम दिया? बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया। तो ये अपन ने यहाँ पर इसकी खोजकर्ता कौन था और इसका नामकर्ता कौन था उसके बारे में अपन ने जानकारी ली। आगे अपन बात करेंगे बैक्टीरिया की हिस्ट्री की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? बैक्टीरिया की हिस्ट्री की, ठीक है। और ये याद रख लेना बेटा, बैक्टीरियोलॉजी का फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है या बैक्टीरिया की खोज किसने की, और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया किसने कहा, नाम ये आधे नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एनिमल कुले की संज्ञा किसने दी थी? ल्यूवेनहोक ने, ठीक है ना, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए अपन को, ठीक है ना। बैक्टीरिया की हिस्ट्री की अगर बात करें, इससे संबंधित वैज्ञानिकों की बात करें, तो दो वैज्ञानिक तो हमारे सामने है ही जो कि अपन ने अभी पढ़े हैं। एक तो है बेटा हॉलैंड निवासी ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है बेटा। क्या है? ल्यूवेनहोक, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिसने 1676 में किसकी खोज की थी? ये खोज करता है बैक्टीरिया की खोज की थी। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये खोज करता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। अगर दूसरे वैज्ञानिक की बात करें, अभी पढ़ा था एहरनबर्ग, ठीक है ना, एहरनबर्ग। तो एहरनबर्ग ने 1829 के अंदर बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा था। तो नामकर्ता कौन है? नामकर्ता बेटा एहरनबर्ग, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक और नया वैज्ञानिक आता है लुईस पास्चर, और इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। किसके बारे में बेटा? लुईस पास्चर के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है
1822 से 1895 में है, 1822 से ये पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। 1822 से 1895 में है, ठीक है ना। लुईस पास्चर का बर्थडे, एक और चीज देखो, लुईस पास्चर का जो बर्थडे है 1822 है, और उसी वक्त 1822 को ही एक महान हस्ती का जन्म होता है, एक महान पर्सनालिटी का जन्म होता है, जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। 22 जुलाई 1822 को फादर ऑफ जेनेटिक्स का जन्म होता है, किसका? जॉन ग्रेगर मेंडल का, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो लुईस पास्चर ने 1822, इसका जो टाइम पीरियड है 1822 से 1895 में है, ये अपन पहले पढ़ चुके बेटा, ठीक है ना। तो लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया से संबंधित कुछ बातें बताई, और उनकी क्या बताया, इसका क्या काम था, इसने क्या काम करके दिया। इसका जो टाइम पीरियड है गोल्डन पीरियड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो इसने ये कहा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो केवल हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर लाभदायक प्रॉपर्टीज ही पाई जाती है, यानी कि लाभदायक काम भी करते हैं, उनका लाभदायक महत्व भी होता है। तो क्या क्या चीजें बताई थी सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो इसने 3 विशेष चीजें बताई थी। क्या बताई थी? 3 विशेष चीजें। एक तो किण्वन के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था? किण्वन के बारे में, यानी कि बेटा किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। तो इसने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। अगर मैं दूसरी बात करूं तो किण्वन के बाद इसने डिके के बारे में बताया था, या अपघटन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? अपघटन के बारे में। इन पर शोध किया था इसने, अपघटन या डिके के बारे में बताया था, ठीक है ना। अभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको। इसके अलावा अपघटन के अलावा इसने पाश्चुरीकरण की एक प्रोसेस दी थी, और इसको तो अपन ने पढ़ के आ चुके हैं ना बेटा, ठीक है ना। पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण के बारे में भी इसने, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया होती है उसकी खोज की थी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन क्या होता है। तो बेटा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर किण्वन की प्रोसेस पाई जाती है। बेटा दरअसल जो किण्वन होता है, याद रख लेना, और ये अपन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे उसके अंदर भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो फर्मेंटेशन क्या होती है बेटा? सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन की प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते थे? फर्मेंटेशन। जो जब सूक्ष्म जीव जो होते हैं जब वो अवायवीय श्वसन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? वो एक थोड़ा सा बता देता हूं कि जो शर्करा से वो क्या बनाते हैं, शर्करा से, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, शर्करा से वो बनाते हैं एल्कोहल। क्या बनाते हैं? एल्कोहल प्लस CO2 को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शर्करा होती है उससे एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है, और एल्कोहल में कौन? इथेनॉल बनाते हैं, या एथेनॉल जिसे कहते हैं, ठीक है ना, इसका निर्माण करते हैं। तो एथेनॉल का निर्माण करते हैं कौन? सूक्ष्म जीव। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन का दूसरा नाम अपन बोलना चाहें तो वो हो जाएगा अवायवीय श्वसन, ठीक है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा शुगर से या शर्करा से यहाँ पर क्या बनता है? एल्कोहल और CO2 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किण्वन की प्रोसेस के द्वारा, किण्वन की प्रोसेस के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे एल्कोहल बनाई जा सकती है। तो एल्कोहल निर्माण में किण्वन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं अपन। एक बात और अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूं तो आपको याद होगा कि जो सेकेरोमाइसीज होता है, यीस्ट जिसे बोलते हैं, कवक है। यीस्ट क्या है बेटा? कवक है कि नहीं? सेकेरोमाइसीज कवक है, पढ़ेंगे अपन इसी पेपर के अंदर। तो और जो एंजाइमोलॉजी होती है, एंजाइमोलॉजी अपन उसके अंदर भी इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा एक वैज्ञानिक था बकनर, ठीक है। कौन था? बकनर वैज्ञानिक था। इसने क्या किया था? इसने एक प्रयोग किया था प्रयोगशाला के अंदर, और वहां पर इसने क्या किया कि इसने अंगूर का जूस लिया, यानी कि ग्रेप जूस, ग्रेप जूस। अब जो ग्रेप जूस होता है उसके अंदर शुगर होती है कि नहीं होती है? होती है बेटा। तो इसने क्या किया? इस ग्रेप जूस के अंदर इस यीस्ट को डाल दिया, और जब इस यीस्ट को ग्रेप जूस के अंदर डाला गया तो इस ग्रेप जूस के अंदर जो शर्करा थी वो एल्कोहल में बदल गई। किस में बदल गई? एल्कोहल में बदल गई, ठीक है ना। तो वहां शर्करा से एल्कोहल प्लस CO2 बना होगा। वही फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, क्योंकि ये शुगर ही है। ग्रेप जूस के अंदर क्या था? शुगर था, और शुगर था जो कि अवायवीय श्वसन के वजह से एल्कोहल और CO2 में बदला होगा। क्या दिक्कत है? तो यीस्ट के द्वारा भी यहाँ पर क्या निर्मित होता है? एल्कोहल निर्मित होता है। तो यहाँ पर बकनर ने, यहाँ पर इस प्रयोग के द्वारा बकनर ने एंजाइम की खोज की थी, जाइमेज। याद हो बेटा, ठीक है ना, याद है, याद रख लेना, जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। तो एंजाइम का खोज करता बकनर को ही माना जाता है। तो देखो बेटा, यीस्ट जो होता है ना, यीस्ट, उसको क्या किया था बकनर ने ना, ग्रेप जूस के अंदर डाल दिया था और एल्कोहल का निर्माण करवा दिया था। और ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस फर्मेंटेशन ही तो है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा। वैसे एंजाइमोलॉजी में अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं अपन अपघटन की। तो पाश्चर ने ये बताया था कि किस प्रकार से सूक्ष्मजीव मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को, मृत सड़े गले जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस प्रकार से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, इसके बारे में शोध किया था किसने? लुईस पाश्चर ने। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डीके कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? डीके, ठीक है ना। तो तभी तो अपन सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? प्रकृति के सफाई करता। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होता है, बैक्टीरिया को कहते हैं प्रकृति के सफाई करता, ठीक है ना। इसके बाद एक प्रोसेस इसने दी थी पाश्चुरीकरण की। डेयरी उद्योग में बहुत ही काम की चीज है पाश्चुरीकरण। तो क्या होता है कि दूध बहुत लंबे समय तक बना रहता है, यानी कि दूध कभी भी खराब, यानी कि बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके इस पाश्चुरीकरण की प्रोसेस के द्वारा दूध के अंदर पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या जो लाभदायक उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं दूध के अंदर, वो बने रहते हैं, ठीक है। तो आगे अपन बात करें, ये लुईस पाश्चर ने 3 चीजें बताई थी। अगर आगे अपन बात करें, एक चौथा पॉइंट है और इसमें आता है रॉबर्ट कोच। क्या आता है बेटा? रॉबर्ट कोच। और कोच के पोस्टुलेट्स के बारे में अपन ने जानकारी ली थी कि नहीं ली थी? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1843 से 1910 तक का होता है, ठीक है ना। 1910 तक का इसका टाइम पीरियड होता है, 1843 से 1910 का। तो बेटा रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था? रॉबर्ट कोच ने क्या क्या काम किए थे? वैसे थोड़ा बहुत तो इसका पहले ही देख लिया था अपन ने, जब माइक्रोबायोलॉजी को मैं समझा रहा था इससे पिछले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर। तो रॉबर्ट कोच ने जो मवेशियों में जो एंथ्रेक्स रोग होता है, जानवरों में, जंतुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है, उस पर स्टडी की थी। इसके अलावा मनुष्य में होने वाले टीबी रोग यानी कि क्षय रोग, ठीक है, क्षय हो जाता है ना टीबी की बीमारी, तो वो क्षय रोग पर भी स्टडी की थी। इसके अलावा मैंने ये पहले बता दिया आपको बेटा, जो हेजा जो रोग होता है, हेजे का जो रोग होता है विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया की वजह से, उस पर भी इसने स्टडी की थी, ठीक है ना। एक तो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है जो कि क्षय रोग पैदा करता है, उस पर उसकी खोज की थी और हेजे के रोग की भी खोज की थी। और यहाँ पर इसने इस पर पूरा शोध किया था और ये कहा था कि जो मवेशियों में होने वाला जो एंथ्रेक्स रोग होता है और मनुष्य में होने वाला टीबी रोग और जो हेजा होता है मनुष्य में, वो किन की वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो ये रॉबर्ट कोच ने बनाया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था, ठीक है ना। इसके बाद रॉबर्ट कोच ने, ठीक है ना, रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी भी दी थी ना, जर्म थ्योरी, ठीक है, बताया था। रोगाणु बोलते हैं जर्म्स को, ठीक है ना। जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोगाणु कहा जाता है बेटा, या कीटाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटाणु, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? रोगाणु। तो रोगों की कीटाणुओं या रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति, तो ये थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। और इससे संबंधित कुछ अपना स्टेटमेंट रखे थे, कुछ कल्पनाएं दी थी कि भाई सूक्ष्मजीव किस प्रकार से और कौन से जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो रोग पैदा करते हैं, कौन से प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि किसी सजीव को संक्रमित करके रोगी बनाते हैं, उसके बारे में बताया था। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या रोगों की क्या होगा बेटा, इसे अपन ये कह सकते हैं रोगों की कीटाणुओं द्वारा उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या होती है। तो ये दिया था किसने? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है ना। और इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बातें कही थी जिनको अपन क्या कहते हैं बेटा? कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोच पोस्टुलेट्स। क्या कहते हैं? कोच पोस्टुलेट्स। कोच ने दिए थे ना, पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोच के पोस्टुलेट्स क्या थे, ठीक है ना। किस प्रकार से इसने बताया था कि जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण से होते हैं। इसका एक सीधा सिंपल सा एक स्टेटमेंट था कि कोई भी जो रोग होता है वो सूक्ष्म जीव के कारण से होता है, यानी कि जो भी कोई रोग है
ठीक है, जो भी कोई रोगी है, कोई भी सजीव जो रोगी है, उसके अंदर कोई ना कोई सूक्ष्मजीव जरूर मिलेगा, क्योंकि वो जो रोग हुआ है वो उस सूक्ष्मजीव के कारण ही हुआ है। ये इसका स्टेटमेंट था। तो इसने, रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी दी थी। जर्म ये किसे कह रहा था? ऐसे सूक्ष्मजीवों को ये जर्म या रोगाणु या कीटाणु कह रहा था जो कि क्या पैदा करते हैं? रोग पैदा करते हैं। ठीक है ना, तो रॉबर्ट कोच है। ठीक है ना, आगे जो इससे संबंधित, बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित जो वैज्ञानिक है, फेमस वैज्ञानिक है डेनमार्क का हैंस क्रिश्चियन ग्राम। क्या बेटा? हैंस क्रिश्चियन ग्राम, विश्व प्रसिद्ध। ठीक है ना, 18, इसका जो टाइम पीरियड है 1884 है बेटा। क्या है? 1884। तो 1884 में ग्राम अभिरंजन तकनीक दी थी, बैक्टीरिया के अभिरंजन की, यानी कि बैक्टीरिया को कलर करने की, बैक्टीरिया को पेंट करने की। और ये कहाँ का निवासी था? ये बेटा डेनमार्क का निवासी था। कहाँ का निवासी था? डेनमार्क का। जबकि जो रॉबर्ट कोच था बेटा, जर्मन वैज्ञानिक है। रॉबर्ट कोच कहाँ का था? जर्मनी का। ठीक है ना, जर्मनी का था। हैंस क्रिश्चियन ग्राम की अगर बात करें कि ये डेनमार्क निवासी था, तो 1884 के अंदर इसने क्या दी थी बेटा? ग्राम अभिरंजन तकनीक दी थी, ग्राम अभिरंजन तकनीक। और ये तकनीक क्या है? ये तकनीक है बैक्टीरिया को रंगने की, यानी कि बैक्टीरिया पर कलर करने की। ठीक है ना, तो होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे इसको तो डिटेल में पढ़ना अपन को। पर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया को जब क्रिस्टल वायलेट रंजक, एक प्रकार की डाई होती है ना, रंजक होता है क्रिस्टल वायलेट रंजक। क्या होता है बेटा? क्रिस्टल वायलेट रंजक। ठीक है, वायलेट रंजक। ठीक है, जब इस क्रिस्टल वायलेट रंजक से, इस डाई से जब बैक्टीरिया को रंगा जाता है, तो इस आधार पर अपन बैक्टीरिया को दो ग्रुपों में बांटते हैं। कितने ग्रुपों में? यानी कि इस आधार पर, या ग्राम अभिरंजन तकनीक के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम अभिरंजन या ग्राम स्टेनिक टेक्निक। ठीक है ना, तो 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर एक तो होता है बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप पिछली क्लासों में इसको पढ़ लिया होगा आपने वैसे। ठीक है, अब देखो बेटा, क्रिस्टल वायलेट रंजक से बैक्टीरिया को रंगने पर 2 प्रकार के विभेद पैदा कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, 2 प्रकार की श्रेणियां बना सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा? जब किसी बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट रंजक से अपन क्या करते हैं? क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंग देते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है? क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगे हुए बैक्टीरिया, उसको क्या करते हैं? एल्कोहल से धो लेते हैं। अगर एल्कोहल से धोने के बाद भी ये क्रिस्टल वायलेट रंजक का जो कलर है वो बैक्टीरिया से नहीं निकलता है, क्रिस्टल वायलेट रंजक का कलर बैक्टीरिया से नहीं निकलता है, तो वो कहलाते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हो जाएंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनको क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंग दिया वो बैंगनी कलर के हो गए, लेकिन क्या होता है जब उनको एल्कोहल से धोया जाता है तो ये क्रिस्टल वायलेट रंजक उनकी सतह से या उनकी भित्ति से अलग हो जाता है, निकल जाता है, यानी कि उनसे ये क्रिस्टल वायलेट का जो कलर था ये कलर हट जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो बेटा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है ना, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस के अलावा अगर अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो राइजोबियम, वैसे इसको डिटेल में अपन पढ़ लेंगे। राइजोबियम हो गया, ठीक है ना, हेजा पैदा करने वाला बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी हो गया। राइजोबियम वही बैक्टीरिया है बेटा जो सहजीवी के रूप में पाया जाता है लेग्यूमिनेसी कुल के पादप में, विब्रियो कोलेरी। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा स्यूडोमोनास हो गया, स्यूडोमोनास, ये 3 बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, स्यूडोमोनास। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पर ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, एक क्लास्ट्रीडियम भी हो जाएगा और एक माइक्रोकोकस भी हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव में और भी लिख लेते हैं, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया भी हो जाएगा जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है ना, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है,
ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल ये है। वैसे अपन को इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। और ग्राम नेगेटिव में राइजोबियम, विब्रियो कोलरी और सूडोमोनास होते हैं। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, जो कि डेनमार्क निवासी था, विश्व प्रसिद्ध तकनीक दी थी बैक्टीरिया को रंगने की, जिसे अपन ग्राम अभिरंजन तकनीक के नाम से जानते हैं। ग्राम अभिरंजन तकनीक के नाम से इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट रंजक का उपयोग किया जाता है। इस ग्राम अभिरंजन तकनीक के द्वारा अपन बैक्टीरिया को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, आगे अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के प्रमुख विभेदक लक्षणों के बारे में। ठीक है बेटा, तो बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री हमने पढ़ ली है। उससे संबंधित अपन ने 5 साइंटिस्ट को पढ़ा है, 5 वैज्ञानिकों को पढ़ा है। सबसे पहले नाम आता है ल्यूवेनहॉक का, खोज करता है। फिर एहरनबर्ग, जिसने नाम दिया था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था लुईस पास्चर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था रॉबर्ट कोच। और जो 5वां और लास्ट वैज्ञानिक था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जिसने ग्राम अभिरंजन तकनीक दी थी, उसको अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पर अपन ने बैक्टीरियोलॉजी की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के प्रमुख विभेदक लक्षणों को। किसको पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया के प्रमुख विभेदक लक्षणों को, या अपन ये कह सकते हैं बैक्टीरिया के प्रमुख अभिलाक्षणिक गुणों को। ठीक है ना, प्रमुख विभेदक लक्षणों को अपन पढ़ने वाले हैं। प्रमुख विभेदक लक्षण, जब हम इन लक्षणों की स्टडी कर लेंगे तो हमें बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के प्रमुख विभेदक लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पर 10-12 लक्षण अपन को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया का आकार वायरस, क्योंकि वायरस का तो सबसे छोटा आकार माना जाता है, लेकिन वो कोशिका नहीं थी। ठीक है ना, वो कोशिका नहीं थी। तो अगर आकार की बात करें तो वायरस और माइकोप्लाज्मा का आकार भी छोटा होता है। और जो इसका आकार होता है बैक्टीरिया का, वो क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। बड़े आकार का सूक्ष्मजीव माना जाता है। और ये एक कोशिकीय होता है। क्या होता है बेटा? एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। और प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होता है। प्रोकैरियोटिक होने के कारण ही अपन ने अभी माइकोप्लाज्मा पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में। तो माइकोप्लाज्मा भी क्या था बेटा? प्रोकैरियोटिक था। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक होता है। इस बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक होने के कारण ही इसको जगत मोनेरा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जगत मोनेरा, ठीक है ना। 5 किंगडम सिस्टम दिया था ना बेटा व्हीटेकर ने, उसके अंदर जगत था मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार के, उन्हें मोनेरा में अंदर रखा जाता है, मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। तो बेटा बैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जिसे जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। और अभी अपन थैलोफाइटा के अंतर्गत इसे बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा? थैलोफाइटा के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके केंद्रक की, तो अपन को पता है बेटा प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है तो जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया केंद्रक जो होगा, बैक्टीरिया का केंद्रक वो क्या होगा? अल्प विकसित होगा। तो बैक्टीरिया का जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, TsDNA, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, यानी कि नग्न प्रकार का, नेक्ड प्रकार का डीएनए कहते हैं। ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, वो डीएनए जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती वो तो नेक्ड कहलाता है, नग्न प्रकार का डीएनए। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये dsDNA यहाँ पर पाया जाता है, जो कि क्या होता है बेटा? वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। किसके समान? जैसे अपन ने माइकोप्लाज्मा में पढ़ा था ना, वैसा ही हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ माइकोप्लाज्मा कौन सा है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है? या एकमात्र सूक्ष्मजीव, एकमात्र प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव कौन सा है जिसके अंदर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है? बताओ। थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम।
माइकोप्लाज्मा पढ़ा था बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया का केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है और वृत्ताकार होता है। अल्प विकसित या आदिम प्रकार का केंद्रक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई केंद्रक वगैरह की संरचना नहीं पाई जाती, केंद्रक जैसी या केंद्रक झिल्ली वगैरह नहीं पाई जाती। और जो डीएनए होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो साइटोप्लाज्मा में वैसे ही पड़ा रहता है या बिखरा हुआ रहता है, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार के केंद्रक को अपन ने क्या कहा था, याद करो बेटा, केंद्र काब कहा था। माइकोप्लाज्मा में पढ़ा अपन ने, क्या कहा था, केंद्र काब या न्यूक्लियोइड कहा था, ठीक है ना बेटा। क्या कहा था, केंद्र काब या अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड। आगे अपन बात करते हैं, ये अपन ने बात कर ली केंद्रक की। अगर मैं बात करूं आवास की, ठीक है ना, आवास की, ठीक है, हैबिटेट की, क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है, बैक्टीरिया का आवास क्या होता है। तो बैक्टीरिया आवास की दृष्टि से सर्वव्यापी होते हैं बेटा। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। ये गर्म झरनों में, अम्लीय झरनों में भी पाए जाते हैं, हर स्थान पर। ध्रुवीय इलाकों में यानी कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। अवायवीय श्वसन की प्रॉपर्टीज और वायवीय श्वसन भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये आवास इनका अगर बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं, आवास की दृष्टि से ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। अगर मैं पोषण की बात करूं, ठीक है, मैं किसकी बात करूं, पोषण की बात करूं, तो पोषण की दृष्टि से अधिकांश बैक्टीरिया या अधिकांश जीवाणु वो क्या होते हैं बेटा, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, परपोषी। परपोषी का मतलब होता है कि भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करना या दूसरे जीवों पर निर्भर करना, ठीक है ना। तो अधिकांश बैक्टीरिया क्या होते हैं, ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, परपोषी होते हैं। और ये अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए या एनर्जी प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, लेकिन ये कुछ ही है जो क्या होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं। क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या पाया जाता है बेटा, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। अब जब फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए इनकी कोशिकाओं में जो हरित लवक जैसी कोई संरचना पाई जानी चाहिए, ठीक है ना। तो हरित लवक जैसी संरचना इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। और इसके साथ ही उसके अंदर वर्णक भी पाए जाने चाहिए। इस बैक्टीरिया के अंदर कौन पाए जाने चाहिए, पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं। और किस टाइप की संरचना, हरित लवक जैसी संरचना, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना भी पाई जाती है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। तो जीव द्रव्य में ये जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं, इनके जीव द्रव्य में क्रोमेटोफोर संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्रोमेटोफोर नामक संरचना पाई जाती है। ये क्रोमेटोफोर नामक संरचना को याद रखना बेटा। ये क्रोमेटोफोर नामक जो संरचना होती है, ये जो सामान्य पादप कोशिका होती है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। उसका क्या है बेटा, समजात है, एनालोगस है। यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया का जो क्रोमेटोफोर है वो पादप कोशिका के हरित लवक के समान कार्य करता है। जो स्वपोषी बैक्टीरिया का क्रोमेटोफोर जो है, जो कोशिकांग है, जो इस बैक्टीरिया की कोशिका में पाया जाता है, वो हरित लवक के समान कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्वपोषी बैक्टीरिया का क्रोमेटोफोर क्या है बेटा, पादप कोशिका के हरित लवक का क्या है, एनालोगस है या समजात है, ठीक है ना। तो इस क्रोमेटोफोर के अंदर दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है ना बेटा, उसी प्रकार से इस क्रोमेटोफोर के अंदर, बैक्टीरिया के क्रोमेटोफोर के अंदर दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। याद रख लेना बेटा, पूछा जाता है आधे नंबर में, इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो कि क्लोरोफिल के समान ही होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और दूसरा वर्णक होता है बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है बेटा। ये दो प्रकार के वर्णक किसके अंदर पाए जाते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है ना। और इन वर्णों की उपस्थिति के कारण ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संयम बना लेते हैं, बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है। ये दोनों वर्णकों को अपन याद रख लेंगे अच्छे से। पूछा जाता है बेटा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया, उनके अंदर
कौन सा वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम बताइए। तो 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। आगे बात करते हैं अपन ने बात करी बेटा पोषण की। तो पोषण की दृष्टि से अधिकांश बैक्टीरिया क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अच्छा, सहजीवी बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन सहजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम जैसे, वो परपोषी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन पोषण के बाद इसकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है बेटा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पर आ जाते हैं। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो 2 प्रकार के मुख्य पदार्थों से मिलकर बनी होती है। 2 प्रकार के यहाँ पर कंपोनेंट या घटक पाए जाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन वो म्यूकोपेप्टाइड। देखा, अपन बात कर लेते हैं म्यूकोपेप्टाइड 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया में बेटा कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी। तो जो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया की, वो म्यूकोपेप्टाइड, और दूसरा जो घटक होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन। वह संरचना में इनको पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका भित्ति 2 प्रकार के पदार्थों से, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। आगे अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति के बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपन का कोशिका झिल्ली। क्या बेटा, कोशिका झिल्ली, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है तो इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो ठीक है बेटा, तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है इकाई कला वाली होती है, यानी कि एक स्तरीय होती है। क्या होती है बेटा, एक स्तरीय झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि एक लेयर होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा के अंदर ट्रिपल लेयर थी ना बेटा, त्रिस्तरीय है ना, 3 लेयर थी, ये एक स्तरीय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल लेयर होती है कोशिका झिल्ली, और ये जो एक स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो अपन क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है बेटा, लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है, लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। विशेष बात क्या है कोशिका झिल्ली की, यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर कुछ विशेष बात है। होता क्या है बेटा कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे कि अपन एज्यूम करते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और ये इसकी कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। मैंने सेल वॉल बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्तरीय जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो क्या होती है, सतत नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, कुछ कुछ स्थानों पर अंदर की तरफ वलित हो जाती है, कुछ कुछ स्थानों पर साइटोप्लाज्म की ओर। ये अंदर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की ओर कुछ कुछ स्थानों से क्या हो जाती है बेटा, अंतर्वलित हो जाती है। अंतर्वलित होकर के एक संरचना बनाती है। इस संरचना को अपन बोलते हैं बेटा मीजोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोसोम। हिंदी में बोलते हैं मध्यकाई। मीजोसोम बनाती है, क्या बनाती है बेटा, मीजोसोम। इसे हिंदी में बोलते हैं मध्यकाई। वैसे संरचना में अच्छे से पढ़ लेंगे, मध्यकाई बोलते हैं। बेटा जो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या बनते हैं, क्या बनता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, मीजोसोम। यानी कि कोशिका जो झिल्ली होती है बैक्टीरिया की, वो सतत नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर अंतर्वलित होती है कई स्थानों पर, ठीक है ना। और क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है, ठीक है ना। ये मीजोसोम इंपॉर्टेंट है, मध्यकाई जिसे बोलते हैं मीजोसोम। होता क्या है कि इन मीजोसोम्स के अंदर श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। किससे, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो श्वसन से संबंधित क्या पाए जाते हैं इसके अंदर बेटा, एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मीजोसोम क्या करेगा, श्वसन, बैक्टीरिया में श्वसन करने में काम आएगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया में श्वसन किसके कारण से होता है, मीजोसोम के अंदर होता है। बैक्टीरिया में श्वसन कहाँ पर होगा, ठीक है, मीजोसोम में होगा बेटा। तो जो मीजोसोम है, और जो नॉर्मल जो पादप कोशिका या जो जंतु कोशिका होती है, उनमें जो श्वसन होता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता, मीजोसोम। तो बेटा मीजोसोम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस या समझाता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वे वही तो कार्य कर रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता नहीं करता है, उसके अंदर श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम नामक संरचना बनती है कोशिका झिल्ली से। उस मीजोसोम के अंदर श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्वसन का कार्य कौन कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, मीजोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस हुआ कि नहीं
हुआ, मीजोसोम समजात हुआ कि नहीं हुआ, तो मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया का समजात माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मीजोसोम को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने बात करी कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है ना बेटा, कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने बात कर ली है। आगे अपन बात करेंगे, ठीक है बेटा, ये जो सेल वॉल की अपन ने बात करी थी, कोशिका भित्ति, अपन जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड, लेकिन यहाँ पर सेल्यूलोज का अभाव होता है, ये ध्यान रखना, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल में, सेल्यूलोज का अभाव, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल्यूलोज से ना बन करके पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर पक्षमाभ और कशाभिकाएं पाई जाती है, दो तरह के, इनके बॉडी के ऊपर की तरफ, इस बॉडी के ऊपर की तरफ, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के बाहर किसका निर्माण होता है, पक्षमाभों का, ठीक है ना, पक्षमाभ और एवं इसमें क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं, पक्षमाभ और कशाभिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये पक्षमाभ और कशाभिकाएं क्या काम करती है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो बेटा ये गमन में सहायक होती है, किसके गमन में सहायक होती है, बैक्टीरिया गमन में, यानी कि बैक्टीरिया इनकी सहायता से, पक्षमाभ और कशाभिकाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और दूसरी बात कर लेते हैं, ये किसी परपोषी कोशिका से चिपकाने में भी सहायक होती है, किसमें सहायक होती है, परपोषी कोशिका से बैक्टीरिया को चिपकाने में, परपोषी सेल से चिपकाने में बैक्टीरिया को, ठीक है ना, तो चिपकाने में, ठीक है, उसमें सहायक होती है। अगर तीसरा पॉइंट बात करूँ कि पक्षमाभ और कशाभिकाएं क्या काम करती है, तो पक्षमाभ जो होते हैं ना बेटा, वो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। हालांकि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। क्या होता है बेटा, मैं अभी बता दूंगा। वैसे वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसमें आनुवंशिक पुनर्योजन होता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो लैंगिक जनन में सहायक होती है। क्या होता है लैंगिक जनन में, दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, दो अलग अलग, वो पास जाते हैं और पक्षमाभ की सहायता से क्या हो जाता है, पक्षमाभ की सहायता से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो लैंगिक जनन में भी सहायक है। इसके अलावा परपोषी कोशिका से चिपकाने में भी सहायक है और गमन में भी सहायक है। तो पक्षमाभ एवं कशाभिका यहाँ पर बैक्टीरिया की बॉडी पर पाई जाती है। अगर एक बात करूं कि पक्षमाभ, तो पक्षमाभ तो क्या होते हैं, पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा असंख्य संख्या में होते हैं, जबकि जो कशाभिकाएं होती हैं इनकी संख्या फिक्स होती है, तो एक होंगे या दो होंगे या थोड़ी बहुत ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, लेकिन पक्षमाभ की जो संख्या होती है वो कशाभिकाओं से ज्यादा होती है। ठीक है, आगे अपन बात करें, आगे इसके प्रमुख विभेदक लक्षण अपन पढ़ रहे हैं बेटा। तो आगे बात करें तो इसके अंदर प्रमुख कोशिकांगों का अभाव होता है, प्रमुख कोशिकांगों का अभाव। जैसे कि प्लांट कोशिका के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं ना, सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे अपन का जो पेपर 3 है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन। तो प्रमुख कोशिकांगों का यहाँ पर क्या होता है बेटा, अभाव होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस जो संरचना होती है मीजोसोम वो पाई जाती है। इसके अलावा हरित लवक का अभाव होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता, बल्कि हरित लवक का जो एनालोगस या समजात होता है, हरित लवक का जो समजात होता है एनालोगस क्रोमेटोफोर पाया जाता है। इसके अलावा गोल्जी काय नहीं पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। इस तरह के प्रमुख जो कोशिकांग होते हैं उनका क्या होता है बेटा, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें राइबोसोम की, तो बेटा राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा ये बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 70S प्रकार का क्या पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S, एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट। जब अपन कोशिका संरचना पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की नहीं, जब अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे पेपर 3 के अंदर, तब मैं समझा दूंगा कि ये 70S क्यों कहते हैं। ठीक है ना, एस क्या है, ठीक है ना, तो श्वेतबर्ग यूनिट है वो वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राइबोसोम के बाद। ठीक है, राइबोसोम के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर बेटा कायिक जनन और अलैंगिक जनन पाया जाता है। मैंने कहा था उसमें जब पढ़ रहे थे अपन, कहाँ पर अपन पढ़ रहे थे, माइकोप्लाज्मा में। तो मैंने कहा था कि सजीवों के अंदर
ठीक है। सजीवों के अंदर 3 प्रकार से जनन हो सकता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है ना। 3 प्रकार से, मैक्सिमम 3 प्रकार से जनन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया तीनों प्रकार से जनन इसके अंदर पाया जाता है। हालांकि इसका जो लैंगिक जनन होता है वो वास्तविक नहीं होता। जब अपन लैंगिक जनन के बारे में जब पढ़ेंगे तब ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर कायिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं, कायिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं कायिक जनन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, अगर मैं बात करूं कायिक जनन की, तो यहाँ पर कायिक जनन की 2 विधियाँ काम में आती हैं। कायिक जनन की 2 विधियाँ यहाँ पर, कितनी मेथड है, 2 मेथड्स है, ठीक है ना। एक तो होता द्विविखंडन विधि के द्वारा, और द्विविखंडन तो माइकोप्लाज्मा में पढ़ा था जनन की विधि में, बाइनरी फिजन, ठीक है ना, द्विविखंडन के द्वारा। एक होता मुकुलन के द्वारा, तो ये मुकुलन के द्वारा अपन ने माइकोप्लाज्मा में पढ़ा था। लेकिन तीसरा जो माइकोप्लाज्मा में पढ़ा था वो क्या था, प्राथमिक कायों के द्वारा, वो इसमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर कायिक जनन जो बैक्टीरिया में होता है 2 विधियों के द्वारा होता है, द्विविखंडन विधि और मुकुलन विधि के द्वारा। अगर मैं बात करूँ अलैंगिक जनन की, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, अलैंगिक जनन की, ठीक है। तो अलैंगिक जनन यहाँ पर 3 विधियों के द्वारा होता है। शिष्ट बीजाणु के द्वारा, शिष्ट बीजाणु के द्वारा, एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, ठीक है। ये बीजाणु होते हैं बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर भी बीजाणु है, ये भी बीजाणु है। और एक होता है एंडोस्पोर के द्वारा। एंडोस्पोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंडोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बीजाणु, यानी कि 3 प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा इसके अंदर क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने बैक्टीरिया में जनन की बात कर ली है। आगे बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो बैक्टीरिया में लैंगिक जनन जो होता है वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है, ठीक है ना। वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है, यानी कि इसके अंदर जैसे कि गैमेट्स वगैरह नहीं बनते, युग्मक वगैरह, जैसे कि मेल गैमेट नर युग्मक, फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक, इस तरह का कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। होता यही है कि 2 बैक्टीरिया होते हैं और ये 2 बैक्टीरिया पास पास आ जाते हैं और इनका जो डीएनए होता है वो डीएनए की जो क्या होती है, इसके कुछ खंड होते हैं, डीएनए के कुछ पार्ट होते हैं, उनकी अदला बदली होती है, अदला बदली हो जाती है। केवल क्या होती है, एक बैक्टीरिया के डीएनए का जो पार्ट होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। तो इस क्रिया को वैसे अपन क्या बोलेंगे, आनुवांशिक पुनर्योजन। तो यहाँ पर वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है, ठीक है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पुनर्योजन पाया जाता है, ठीक है ना, पुनर्योजन पाया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन वास्तविक प्रकार का नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, ठीक है ना। अपन ने बात करी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बेटा अगर मैं बात करूँ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में 12वां जो पॉइंट है, तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। और बाकी जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंड डीएनए, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर स्टोन प्रोटीन, इसकी तो अपन पहले ही बात कर ली। और ये आरएनए यहाँ पर जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट और बनकर आता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नामक संरचना पाई जाती है। प्लाज्मिड नामक संरचनाएं भी इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। और जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये डीएनए ही होते हैं, वृत्ताकार डीएनए होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा डीएनए। ये तो मुख्य डीएनए होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर वृत्ताकार डबल स्ट्रैंड डीएनए तो पाया जाते ही है। तो ये तो होता है मुख्य जीनोम, किसका, बैक्टीरिया का मुख्य जीनोम होता है। लेकिन कुछ मात्रा में डबल स्ट्रैंड वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है, लेकिन ये डीएनए मुख्य डीएनए नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। और इस प्लाज्मिड का जो आकार होता है, इसके अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है वो छोटी होती है, यानी कि ये मुख्य डीएनए तो ये बड़ा होता है और इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड होता है वो छोटे आकार का होता है। प्लाज्मिड, इनको बाद में अपन स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने बैक्टीरिया के प्रमुख विभेदक लक्षणों को पढ़ लिया है। लगभग हमारे पास 12-13 लक्षण हो चुके हैं, ठीक है बेटा। तो ये बैक्टीरिया के प्रमुख विभेदक लक्षण अपन ने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।